ओके बच्चों, लास्ट क्लास पेंडुलम पेंडुलम वगैरह अपना सब कंप्लीट हो गया था, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन अपन ने कंप्लीट करा था। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ छोटी छोटी सी चीजें बचती है अपनी, बहुत ही इजी चीजें हैं और हम वेव चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पर भी रिपीट होगी, तो वो चीज अपन देख लेते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, ये एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है अपना, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। तो ये देख लेते हैं अपन, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन वर्ड हम फिजिक्स में कई जगह यूज करते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों को जस्ट ऐड कर देना, सुपर इंपोज कर देना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मल्टीपल फोर्सेस से गवर्न हो रहा है, कुछ फोर्सेस उसको एसएचएम करा रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दूसरे फोर्स किसी दूसरे डायरेक्शन में एसएचएम करा रहे हैं, या दोनों ही फोर्स उसको एसएचएम क्रिएट करवा रहे हैं की कोशिश कर रहे थे, तो रिजल्टेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा ही होगा। अपन दोनों एसएचएम का उसका एडिशन कर सकते हैं। किसी वजह से ऑब्जेक्ट के दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हो, तो रिजल्टेंट मोशन विल बी जस्ट एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। रिजल्टेंट मोशन विल बी जस्ट एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को अपन ने y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस कुछ इनिशियल फेज डेल्टा 1 और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस इनिशियल फेज डेल्टा 2। ऐसे हम दो मोशन उसको एक साथ कराने की कोशिश कर रहे हैं, दो मोशन एक साथ कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये y जो डिस्प्लेसमेंट है, हो सकता है ये अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो चलो मैं उसके ऊपर एक वेक्टर साइन भी लगा देता हूँ। y जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो चलो उस पर वेक्टर साइन भी लगा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो ये y1 वेक्टर लिख दिया और ये y2 वेक्टर लिख दिया। अच्छा, और ये y मतलब आप y डायरेक्शन में सोच लेना, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कुछ और लेटर यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ r1 वेक्टर और यहाँ r2 वेक्टर। मैं r1 और r2 क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप y से ऐसा सोच लोगे कि y डायरेक्शन में ही मोशन है, तो ये नहीं सोचना है आपको, है ना। रैंडम किन्हीं भी दो डायरेक्शंस के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होने की टेंडेंसी थी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और इनका जो भी वेक्टर होगा, यहाँ पे ए पे वेक्टर लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब डायरेक्शन जो भी होगी ए की, उसके हिसाब से पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा। तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर a1 एंड a2 स्मॉल थे, आर स्मॉल, पार्टिकल को बहुत ज्यादा विगरसली शेक नहीं कर रहे हो, पार्टिकल को बहुत स्मॉल एम्पलीट्यूड दे रहे हो, तब रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट मोशन आर रिजल्टेंट, वो हम दोनों का वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, r1 और r2 वेक्टर का वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। इस तरह से हमको रिजल्टेंट मोशन मिल जाएगा। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। What superposition principle state? It states that when some object is imposed with two or more simple harmonic motion with small amplitudes, then the resultant motion of object can be written as just vector addition of these simple harmonic motions. जो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप खुद करवा रहे थे, उनका वेक्टर एडिशन करके उसकी टोटल सिंपल हार्मोनिक टोटल मोशन जो होगा उसको लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, क्या कहा है यहाँ पे अपन ने? यस सर। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब ये इसमें ऐसा क्या खास है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली जितने भी मोशन होते हैं, जो भी मोशन है ऑब्जेक्ट का, चाहे वो पीरियोडिक हो चाहे एपीरियोडिक हो, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा हो, साइंटिस्ट एक फोरियर या मैथमेटिशियन बोल सकते हैं आप, उन्होंने प्रूव करा कि हर टाइप का जो मोशन है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में तोड़ा जा सकता है। हर टाइप के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन के एडिशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। मल्टीपल सिंपल हार्मोनिक मोशन का एडिशन कर दो तो टोटल जो ऑब्जेक्ट का सिंपल हार्मोनिक मोशन है या जिस भी तरह का मोशन है उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या आपको आपके कोर्स में ऐसा कोई पूछेगा नहीं आपसे कि ऐसा कर सकते हैं कि अपन, जस्ट एक बात बता रहा हूं मैं, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम? क्योंकि सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम ही होता है सारे टाइप के मोशन, ऑल काइंड ऑफ मोशन आर जस्ट एडिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐड कर दो तो किसी भी तरह का मोशन बना सकते हैं अपन, इसीलिए सुपरपोजिशन अपन पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बात समझ में आई?
ठीक है, अपन को बिल्कुल इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, ना ही अपन को प्रूव करना है कि ऐसा सही है जो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रूव भी नहीं करना है अपन को, बस मैं समझा रहा हूँ कि इसका क्यों, रीजन क्या है पढ़ने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो एग्जाम्पल के लिए एक काम करता हूं, मैं आपको है ना एक केस समझाता हूं। ठीक है, सर्कुलर मोशन का केस समझाता हूं। सर्कुलर मोशन एक्चुअली क्या होता है, अगर हम दो सिंपल हार्मोनिक मोशन कराए, लेट अ पार्टिकल is moving according to two simple harmonic motion, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से वो चल रहा है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन अपन एक्स एक्सिस के अलोंग करा दिया, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो गया x इक्वल टू a sin ओमेगा t, और दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन y एक्सिस के अबाउट करा दिया और फेज डिफरेंस पाई ले लिया। सेम एम्पलीट्यूड लिया मैंने, सेम एम्पलीट्यूड लिया मैंने, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ली। इनिशियल फेज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर π/2 है। इनिशियल फेज यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है। साइन को कॉस को साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हो। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और ये दो मोशन एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है। तो पार्टिकल को मैंने दो सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा दी, उसको एक साथ दो सिंपल हार्मोनिक मोशन में करा रहा हूँ। ये जो मोशन होता है ना, दिस इज रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट निकाले तो ये सर्कुलर मोशन आता है। कैसे कैसे मैं प्रूव करता हूँ। सपोज एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, सपोज एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था इन अ रेडियस ए, इन अ रेडियस ए। किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पर पी पॉइंट पे पार्टिकल है। किसी टाइम पे अच्छा उसका एंगुलर जो घूमने की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी उसको मैंने ले लिया ओमेगा, और किसी टाइम पे उसका एक्स एक्सिस एंगल ओमेगा टी है। तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं अपन। अगर ये लेंथ ए है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, एज्यूमिंग दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, क्या लिख सकते हैं बोलो। sin ओमेगा टी, a cos omega t, a sin हाँ omega t। बिल्कुल सही, एक्स एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी, वाई एक्सिस के अलोंग लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, है ना। मैं यहाँ पर x को साइन में ले लूँ, x को कॉस में ले लूँ, सॉरी y को साइन में ले लिया और x को कॉस में ले लिया, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया मैंने। तो असल में देखो सर्कुलर मोशन करते पार्टिकल, ये जो कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली वही तो है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कोऑर्डिनेट, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बताई थी अपन ने। x कोऑर्डिनेट आ रहा है x cos ओमेगा t, y कोऑर्डिनेट आ रहा है a sin ओमेगा t। तो मैंने पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो ऐसा लग रहा है ना जैसे x और y एक्सिस के अलोंग एसएचएम हो रहा है। हाँ, ये ऐसा लग रहा है ना हमको जैसे एसएचएम हो रहा है, एसएचएम अलोंग x एंड y एक्सिस। कितना फेज डिफरेंस है इनमें, π/2 का, सेम एम्पलीट्यूड से एसएचएम हो रहा है दोनों। तो असल में सर्कुलर मोशन इज जस्ट एडिशन ऑफ टू एसएचएम। सर्कुलर मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट एसएचएम का एडिशन है, जिनमें फेज डिफरेंस π/2 था और एम्पलीट्यूड सेम था। ऐसा आप है ना हर तरह की मोशन जो होती है ना उसको कुछ ना कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन में तोड़ सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ये एम्पलीट्यूड अलग अलग लेता ना मैं, अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग लेता, मान लो मैं दो एसएचएम करा रहा हूं जिसमें एम्पलीट्यूड अलग है। x इक्वल टू मैंने ले लिया कुछ a1 cos ओमेगा t, y मैंने ले लिया a2 sin ओमेगा t। पार्टिकल को दो इस तरह के एसएचएम करा रहा हूं। अब मुझे पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन क्या है वो निकालना है। मैं एक काम करता हूँ, उसकी पाथ की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल लेते हैं अपन। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन होता है। कैसे निकाले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन, तो मुझे दिख रहा है यहाँ कॉस और साइन, हमें पता होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हम वो लॉजिक लगा लेते हैं ना। यहां से मैं देखूं तो x/a1 विल बी cos ओमेगा t, और y कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं y/a2 विल बी sin ओमेगा t। यहां से मैं x और y कोऑर्डिनेट का रिलेशन निकाल सकता हूं। मेरे पास क्या रिलेशन दिख रहा है यहाँ से, x²/a1² प्लस y²/a2² इक्वल टू 1। ये रिलेशन दिख रहा है? यस सर। अच्छा, ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है जिसको आपने इस तरह के दो एसएचएम करवाए, वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। इस तरह के दो एसएचएम करा रहे हो तो इलिप्टिकल पाथ में, यहाँ एम्पलीट्यूड अलग लिया तो इलिप्स बन गया, एम्पलीट्यूड सेम लिया तो सर्कल बन गया था। समझे? ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि यहाँ जो मोशन है बेसिकली दो सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के
मोशंस करा रहे थे अपन, सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहे थे अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इलिप्टिकल मोशन आ गया। तो कैसा भी मोशन सोचो आप, उसको अपन एसएचएम्स में तोड़ सकते हैं। समझ में आ रही बात? Yes, sir. वेरी गुड, है ना। सो हमने समझा व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका मतलब क्या है ये समझा अपन ने, और हमने ये पॉइंट समझा कि अलग अलग मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन में तोड़ा जा सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए। अब एक सुपरपोजिशन का केस, एक बहुत स्पेशल केस भी हमें देखना है, एक बहुत स्पेशल केस भी देखना है हमें, ठीक है, वो देखते हैं अपन। तो ये नोट हो चुका है क्या? तो हटा दूं मैं। Just a second, sir. No. जस्ट अ सेकंड, रुक जाते हैं। सर ब्लर हो रहा है। यहाँ तो सब कुछ सही दिख रहा है मुझे तो। ये सर ब्लर हो क्या बात कर रहे हो? Yes. ब्लर है। यस सर हो रहा है ब्लर। अब क्लियर है सर। आदित्य बोल रहा है क्लियर, वेरी गुड। क्लियर है। ओके, तो ये नोट हो गया क्या सब? Yes, sir. ठीक है ना। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के एडिशन का मुझे एक स्पेशल केस बताना था आपको, एक स्पेशल केस बताना है मुझे। स्पेशल केस कई सारे हो सकते हैं, मैं जो केस बता रहा हूँ वो बीट्स वाला केस बता रहा हूँ, बीट्स वाला केस, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हो रही है, x1 है कुछ a साइन ओमेगा 1t, x2 है कुछ a साइन ओमेगा 2t। मैंने मान लिया कि एम्पलीट्यूड सेम थे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और एक ही एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, और विथ मीन पोजीशन भी सेम ही है, सेम मीन पोजीशन ये भी मान लिया हमने, सेम मीन पोजीशन है, मैंने ये भी अज्यूम कर दिया, ठीक है। और एक चीज अज्यूम कर रहा हूं कि ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर वेरी क्लोज, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर वेरी क्लोज, मतलब ओमेगा 1 इज नियरली इक्वल टू ओमेगा 2, या इनका जो डिफरेंस है डेल्टा ओमेगा बोल सकते हैं अपन, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज स्मॉल, ठीक है, ऐसा मैंने मान के चल रहा हूं। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होता है अपन ये समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड, बीट्स आप लोगों ने पढ़ी होगी यार, मुझे ऐसा लग रहा है 11th क्लास में कहीं सुना होगा कुछ, तो कुछ बता सकते हो कि क्या होगा यहाँ पे? कुछ बता सकते हो क्या होने वाला है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो अपन आगे पढ़ते ना। x1 x2 से अब रिजल्टेंट मोशन क्या होगा? x रिजल्टेंट, वो लिख सकते हैं अपन दोनों मोशन का एडिशन, और एक ही एक्सिस के अलोंग है तो मुझे वेक्टर लगाने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं मैं, सही है क्या? Yes, sir. दोनों ही मोशन सेम एक्सिस के अलोंग है तो डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं मैं। तो यहाँ से x रिजल्टेंट मैं उसको xr लिख देता हूँ, x रिजल्टेंट उसको मैं लिख देता हूँ xr, है ना, xr, x1 प्लस x2, a sin ओमेगा 1t a sin ओमेगा 2t, a sin ओमेगा 1t प्लस a sin ओमेगा 2t, a कॉमन ले लो। अच्छा, sin c प्लस sin d ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या? यस सर। Yes, क्या sir. होता है, क्या होता है बताओ जल्दी से। 2 sin c plus j by 2 cos c by c minus j by 2 2 sin C plus D by c 2 plus j by 2 cos C minus D by 2. cos c माइनस d by 2, थैंक यू। चल ये फॉर्मूला हो गया, है ना।
अच्छा ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो डिफरेंस था ये तो बहुत स्मॉल था, ये तो बहुत डिफरेंस तो स्मॉल था। तो ये जो टर्म है ये टाइम के साथ है ना बहुत स्लो वेरी करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो टर्म है बहुत छोटा है, तो इसका टाइम के साथ वेरिएशन धीरे धीरे होगा, है ना, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो स्मॉल आ रही है। और यहाँ देखो ये तो लगभग ओमेगा ही हो जाएगा, ओमेगा 1 या ओमेगा 2, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो नियरली इक्वल थे, यस सर। तो उनका सम का हाफ मतलब एवरेज ओमेगा लगभग वही आएगा ओमेगा। तो ये तो अराउंड उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से ये दोनों ऑसिलेट कर रहे थे। ये वाला टर्म उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से करीब ये दोनों टर्म ऑसिलेट कर रहे थे। एंड द सेकंड टर्म इज ऑसिलेटिंग विद स्लो फ्रीक्वेंसी बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओमेगा इज स्मॉल। तो एक काम कर सकता हूं मैं, 2a और वो जो कॉस वाला टर्म है ना इसको साथ में आगे ले आया मैं इस तरह से, और पीछे वाला टर्म है ना ये नेचुरल अपनी जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी थी उस करीब करीब वही फ्रीक्वेंसी है, इसको पीछे लिख दिया मैंने। अब क्योंकि ये टर्म बहुत स्लोली वेरी कर रहा है, ये टर्म बहुत स्लोली वेरी कर रहा है, तो इससे हम इफेक्टिव एम्पलीट्यूड जैसा मान सकते हैं, और एक तरह से सोच सकते हैं कि इफेक्टिव एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बदल रहा है। मैं ऐसा सोच सकता हूं, लेट ए रिजल्टेंट है ये 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। इस टर्म को मैंने मान लिया कि इफेक्टिव एम्पलीट्यूड है, ऐसा मान लिया मैंने। क्यों मान लिया? बिकॉज है ना ये जो टर्म है ना ये बहुत स्लोली वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ये ओमेगा का डिफरेंस बहुत स्मॉल आएगा, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है, तो टाइम के साथ बहुत धीरे धीरे बदलेगा ये। तो ऐसा मान सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे बदल रहा है, और एक्चुअली एसएचएम ही हो रहा है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू साइन वाला टर्म एक्चुअली एसएचएम ही हो रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। मान सकता हूँ क्या ऐसा मैं? यस सर। ऊपर ओवरऑल इक्वेशन ये आ जाएगी मेरे पास। तो एक तरह से इन दो एसएचएम का एडिशन होके क्या हो गया है, एक नई एसएचएम की इक्वेशन आ गई है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ बदल रहा है, जिसका जो यस सर। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है। तो टाइम के साथ वेरिंग एम्पलीट्यूड वाली एसएचएम की मोशन आ गई है। इसका अपन टाइम के साथ ग्राफ बनाए, इसका मैं टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं अगर, तो एम्पलीट्यूड जो है ये रहा, ये टाइम के साथ बदलेगा, t0 डालेंगे तो 2 आएगा, बाद में कम हो जाएगा, कॉस की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। तो हम पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं इस वाली इक्वेशन का, और इनका मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ग्राफ बना देंगे। तो पहले इस टर्म का ग्राफ क्या होगा, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू से चालू होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, कॉस डिक्रीज होता है, π/2 पे 0 हो जाता है, और ऐसा कॉस वाला टर्म वेरी करेगा। अपन को ये मल्टीप्लाई भी करना है साइन वाला टर्म, यहाँ पे साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों में जाती है, तो इस AR में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जाएगा ये, इसलिए नीचे भी अपन बना लेते हैं ऐसा। आगे भी बना सकते हो, मैंने तो नीचे बनाया है इसे। और अब ये मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आ रही थी इसका ग्राफ बना देते हैं, तो रिजल्टेंट ग्राफ आने वाला है अपने पास ये। सर ये वेव्स इतनी डेंस क्यों है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेव डेंस, फ्रीक्वेंसी कम तो वेव दूर दूर बनाएंगे अपन। मुझे दिखाना है ना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, ऐसा कुछ बनेगा। जो ये टर्म था उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी, तो एक हाई फ्रीक्वेंसी से बदलता हुआ मैंने ग्राफ बनाया, बट उसका एम्पलीट्यूड जो था वो टाइम के साथ स्लोली बदलते दिखा दिया मैंने। तो टाइम के साथ देखो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड में कम कर रहा हूँ, कॉस की वैल्यू 0 हो गई तो 0 हो गया, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, वापस से कॉस की वैल्यू 1 हो गई तो फिर मैक्सिमम पहुंच गया। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड बदलता हुआ मैंने एसएचएम बना दिया। आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। बस इसी चीज को बोलते हैं बीट्स, ये जो अपन ने बनाया है इसे बोलते हैं बीट्स, इसे ही बोलते हैं हम बीट्स। मैं इंटरफेरेंस भी बनवा सकता था आपको मैं एसएचएम का सुपरपोजिशन में इंटरफेरेंस का केस भी पढ़ा सकता था। अब वो क्योंकि मैं वेव में कराने ही वाला हूँ तो मैंने सोचा कि अभी अपन रहने देते हैं, इंटरफेरेंस को मैंने अवॉइड करा, मैंने बीट्स वाला केस ले लिया। ठीक है, आप किताबों में अगर देखो हो सकता है कि मॉड्यूल में इंटरफेरेंस वाला केस दिखाया उन्होंने, है ना, तो टेंशन नहीं लेना, अपन तो सब करेंगे, वेव्स में भी करेंगे पूरा। ठीक है, चलो क्या ये समझ में आया कि हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? यस सर।
Yes, ओके sir. बच्चों, है ना। तो बेसिकली सुपरपोजिशन और एसएचएम से अलग अलग टाइप के मोशन क्रिएट हो सकते हैं। ये एम था अपना मेन चीज पढ़ने का, ठीक है। ये पॉइंट अपन को आना चाहिए समझ में। चलिए सर ये म्यूजिक वाली बीट्स है क्या? यस, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो म्यूजिक में बीट्स होती है ना, असल में वो यही रहती है। जब कोई म्यूजिक में बीट जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट्स में अपने आप ही ऐसा हो जाता है, हम ऐसा कुछ करते नहीं वहां पे, वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप इस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। बीट्स का मतलब ये होता है, इसको अगर तुम सुनो, ऐसी कोई वेव अगर साउंड वेव जैसी आ रही हो इस तरह की, तो उसमें ना हमको सुनाई देने में ऐसे ढिंची सुनाई देता है ना, हमको बीट सुनाई देती है। तो वो है, अपन पढ़ेंगे जब वेव्स पढ़ेंगे ना, मैं सुनाऊंगा अभी आपको। अभी अपन वेव्स नहीं पढ़ रहे, इसलिए अपन अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है। सर हाँ बोलिए। ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया, बस एक चीज पूछनी थी। अगर मतलब दो एसएचएम के अगर मीन पोजीशन सेम हो तो अपन ये बोल सकते क्या कि जो उनका इनिशियल फेज है वो बराबर है, नहीं, या फिर उनके डेल्टा ये बोल सकते चेंज इन इनिशियल फेज 0? नहीं, चेंज इन इनिशियल फेज का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। इनिशियल फेज एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इनिशियल कितना फेज है, उसका चेंज का कोई मतलब थोड़ी है। नहीं मतलब जैसे हाँ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और दो एसएचएम है, हाँ, मतलब मैंने तो माना अपन है ऐसा कि बोल यहाँ पे सकते कि इनिशियल फेज 0 है। मैंने इक्वेशन ये हाँ अज्यूम करी है कि इनिशियल फेज 0 है इनका। सर ये समझ में आ गया, मैं पूछ रहा हूँ जैसे दो एसएचएम है मान नहीं, लो, हम नहीं बोल तो सकते कि अगर अपने को ऐसे अगर मीन पोजीशन सेम है तो ये नहीं बोल सकते कि उनका इनिशियल फेज भी सेम होगा, नहीं बोल सकते। हाँ हमें सर, और ये बोल सकते कि जो ये बोल सकते कि उन दोनों के इनिशियल फेज का डिफरेंस 0 होगा? नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते। इनिशियल फेज का डिफरेंस 0 मतलब इनिशियल फेज सेम। इनिशियल फेज का डिफरेंस अगर 0 मतलब हाँ इनिशियल फेज सेम, तो इनिशियल फेज सेम नहीं बोल सकते, अभी बोला मैंने। तो इनिशियल फेज का डिफरेंस 0 ये भी नहीं बोल सकते, अच्छा है ना। ठीक है, वेरी गुड। ओके सर। चलिए ओके। तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में मेन जो अपन को चीज पढ़ना थी वो अपन देख चुके हैं 18 सम में। नेक्स्ट अब एसएचएम की ही रिलेटेड चीज बचती है अपनी, डैम्प्ड एसएचएम। डैम्प्ड एसएचएम, डैम्प्ड एसएचएम। डैम्प्ड एसएचएम, थोड़ा सा मुझे ये बताने के लिए, डैम्प्ड एसएचएम बताने के लिए आपको थोड़ा फ्लूइड्स के बारे में पता होना चाहिए था। विस्कस फोर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए था। एक आपने सुना होगा स्टोक्स लॉ 6 पाई आरवी का एक विस्कस फोर्स लगता है फ्लूइड्स की वजह से, जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में होता है। क्या ये याद है आपको? बताइए, क्या ये याद है आपको कि विस्कस ड्रैग फोर्स इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? एनीवन पढ़ा है क्या ये? चलो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर थोड़ा सा शायद याद आया आपको, है ना। देखो ये पेन है, इस पेन को हमने पढ़ा था, इस पेन को अपन फिजिकल पेंडुलम जैसा एसएचएम करा सकते हैं, या कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं इसे। तो उसको किसी पॉइंट पे ऐसा हिंज कर दिया और उसे टिल्ट करके छोड़ो तो एसएचएम करता है। देखो ये हल्का सा एसएचएम कर रहा है पर रुक रहा है जाके, तो हल्का सा एसएचएम कर रहा है पर रुक रहा है जाके, है ना। रीजन बीइंग क्या, क्या रीजन हो सकता है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। मेरे उंगलियों के बीच में और पेन के मुझे मोशन हो रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए ये ऐसा हो रहा था। अच्छा, हम उंगली से ना पकड़े, मतलब मैं एक प्रॉपर होल कर दूं इस ऑब्जेक्ट के अंदर और उसको हम एसएचएम कराने की कोशिश करें। मैंने शायद लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था, रिंग वगैरह कुछ दिखाई थी, है ना। तो उस केस में भी हमें ऐसा दिखता है कि ऑब्जेक्ट रुक जाता है। प्रैक्टिकली आप कभी भी प्रैक्टिकल करो, लैब में करो, घर पे कभी भी करो, एक रोप से ऊपर एक रोप बांध दो, छत पे कहीं पे बांध दो या किसी जगह पे बांध दो, रोप से नीचे हेवी मास लटका दो, उस हेवी मास को हल्का सा टिल्ट करके छोड़ो, तो क्या इनफाइनाइट टाइम तक वो मोशन करते रहता है? नो सर। नो सर, रुक रुकता है जाता हमेशा, है। है ना, रुकता है हमेशा। क्यों रुकता है? क्यों रुकता है? एयर रेजिस्टेंस है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से। वेरी गुड, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। रोप में मोशन में, रोप में हो सकता है कि थोड़े से रोप में मतलब इन इलास्टिक रोप हो, उसमें प्रॉपरली है ना सर टेंशन आने में एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो रही हो, टेंशन रोप में जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से। तो बहुत सारे है ना ऐसी नॉन आइडियल चीजें हो सकती है जो हम सब अवॉइड करके चलते थे, हम सब उनको निग्लेक्ट करके चलते थे, और प्रैक्टिकली वो सब कुछ ना कुछ क्रिएट करती फोर्स, तो उनकी वजह से ही ऑब्जेक्ट्स जनरली एसएचएम करते करते रुक जाते। यस अब सर। ये जो फोर्सेस क्रिएट हो रहे थे,
जैसे एयर ड्रैग किसी ने कहा था अभी, तो एयर ड्रैग जो फोर्स होता है इट्स डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ये विस्कस ड्रैग फोर्स एयर क्रिएट करती है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता है। दैट वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, उसको अपन बोल सकते हैं सिस्टम पे एक डैम्पनिंग फोर्स लग रहा है। हम मान के चल रहे चलिए कि सिस्टम पे एक डैम्पनिंग फोर्स लग रहा है। डैम्प्ड एसएचएम में एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल जो एसएचएम होते हैं, रियल लाइफ में जो एसएचएम होते हैं उनकी बातें समझ रहे हैं अपन। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अजम्पशन है हमारा कि ओनली ड्रैग फोर्स लग रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं डैम्प्ड एसएचएम में? ओनली ड्रैग फोर्स। सर व्हाट इज ड्रैग फोर्स? ड्रैग फोर्स अभी जो बोला, फ्लूइड की वजह से जो फोर्स होता है उसे ड्रैग फोर्स बोलते हैं, या एयर की वजह से जो फोर्स लग रहा था, है ना, ओके सर। जो एसएचएम हो रहा है तो एयर जो फोर्स लगा रही थी वो ड्रैग फोर्स। ये जो ड्रैग फोर्सेस होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये ना वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं। फोर्स ड्यू टू ड्रैग नॉर्मली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जितनी वेलोसिटी होगी ज्यादा ऑब्जेक्ट की, उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स लगता है। जैसे शायद जीपीएम याद हो तो 6 पाईटा आरवी शायद सुना होगा आपने, 6 पाईटा आरवी याद आ रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंडेंट लिक्विड का ड्रैग फोर्स होता है। तो Yes, वही फोर्स की बात कर रही है एक तरह से अपनी। तो ड्रैग फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं एंड ऑफ कोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगेंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट के मोशन को रजिस्ट करते हैं। तो अगर मैं Yes, वेक्टरली बताऊं इन्हें, एफ वेक्टर वो हो जाएगा कुछ कांस्टेंट, लेट्स से दैट कांस्टेंट इज बी and there should be a minus sign here because forces are opposite to velocity, drag forces are opposite to velocity। तो डैम्प्ड एसएचएम में हम मान के चल रहे हैं कि सिस्टम पे ओनली ड्रैग फोर्स लग रहा है और ड्रैग फोर्स की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस बी टाइम वेलोसिटी होता है। इस बी को अपन कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स बोल सकते हैं, ड्रैग फोर्स का कोफिशिएंट बोल सकते हैं, डैम्पिंग कोफिशिएंट बोल सकते हैं। डैम्पिंग का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, चलिए। अच्छा, इस बी का यूनिट वगैरह भी आप निकाल सकते हो क्या होना चाहिए। फोर्स होता है न्यूटन में, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में, तो न्यूटन पर मीटर सेकंड, न्यूटन पर मीटर पर सेकंड, ऐसा इसका यूनिट हो सकता है ना। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया क्वांटिटी बी की वैल्यू बताओ, तो आपको यूनिट क्या देना चाहिए साथ में, न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। यूनिट ध्यान से देखते चलना है हमेशा। चलिए, अब प्रैक्टिकली ये फोर्स भी लगता है ऑब्जेक्ट पे। तो मान लो कि स्प्रिंग मास सिस्टम था। सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है एसएचएम बताने का स्प्रिंग मास सिस्टम का रहता है, क्योंकि उसमें ना फोर्स सब बच्चों को डायरेक्ट दिखता है kx, तो बच्चे टेंशन नहीं लेते फोर्स की, फोर्स प्रूव नहीं करना पड़ता kx का, फोर्स डायरेक्ट दिख जाता है। तो मान लीजिए एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k की, एक मास है m जो एक सरफेस पर रखा था, पर एयर का इसमें ड्रैग फोर्स भी लग रहा है, या कोई लिक्विड है नीचे जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स लग रहा है। ये मास किसी लिक्विड में है मान लो, उस लिक्विड का ड्रैग फोर्स लग रहा है, ये ड्रैग फोर्स भी सिस्टम पे एक्ट कर रहा है। और ये मीन पोजीशन थी, दिस वाज x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन। यहां से ब्लॉक को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, मान लीजिए यहां से मैंने उसे x डिस्टेंस डिस्प्लेस करा और ब्लॉक यहां आ गया। लेट अज्यूम कि इस पोजीशन पे ब्लॉक को वेलोसिटी भी दे दी, वेलोसिटी भी दे दी मैंने, मान लीजिए v वेलोसिटी दे दी। अब बताओ इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, इस पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। ड्रैग फोर्स हाँ, और सर केक वेरी गुड। स्प्रिंग स्प्रिंग का फोर्स। एक मीन पोजीशन से x एलोंगेट हुई है तो स्प्रिंग का फोर्स kx आ रहा होगा, और ड्रैग फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट v भी आ रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन में करा था, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन थी वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। अब मैं ब्लॉक पे न्यूटन लॉ से इक्वेशन लिखूं बाय एनएलएम, तो क्या इक्वेशन लिखूंगा बोलो। केक प्लस हाँ बीबी हाँ, इक्वल एम है। इक्वल टू एम है ना। अरे x की उधर डायरेक्शन है, वेलोसिटी भी उधर है, तो a भी उधर ही मान ले क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, a को भी इधर ही पॉजिटिव मान ले। a पॉजिटिव मतलब इधर है, तो मुझे ये फोर्सेस तो नेगेटिव दिख रहे हैं ना। यस सर, इससे मैं माइनस एक काम कर लूंगा, मैं ऐसा लिख दूंगा, चलेगा। यस सर। yes ठीक है, sir, सभी बच्चे देख लीजिए। अच्छा, एक्सेलरेशन तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अच्छा ये सब माइनस से उठा के इधर ले आता हूँ ना, माइनस क्यों लिखूं मैं, प्लस बी इंटू वी। अच्छा v तो dx बाई dt होता है, प्लस के, yes sir, ये इक्वेशन बन रही है। यू कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय m, you will get this equation।
आ रहा समझ में? एक इस तरह की इक्वेशन मिल गई। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यस सर। है ना? तो आप लोग तो मैथ पढ़े लिखे बच्चे हो, बताओ कैसे सॉल्व करूं? बताइए इसे कैसे सॉल्व करूं? सर इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल कर। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है क्या? यस सर। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है? नो सर। यस सर। यस सर। नहीं, दिस इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, डबल डिफरेंशियल का टर्म है यहाँ। सेकेंड Linear ऑर्डर equation इक्वेशन है। है, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, समझे? यस सर। तो यू कैन नॉट, वो जो तरीका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के, वो सब नहीं कर सकते आप। इसको कैसे सॉल्व करें? तो मैथ्स वाले टीचर से अगर पूछोगे आप तो बताएंगे दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये थोड़ा सा कुछ शोर हो रहा है बच्चों, थोड़ा शायद शोर आएगा, एक सेकेंड। ओके चलो। सो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हमारे कोर्स पे नहीं है, हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, है ना? आप चाहो तो इसके सॉल्यूशन कई जगह मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाते हैं जिसमें इसको सॉल्व करके सिखाते हैं क्या सॉल्यूशन आता है, कैसे आता है ना? पर अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हमसे जेई मेंस में आईआईटी में कोई नहीं पूछने वाला इसका सॉल्यूशन, है ना? तो इसलिए अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन है इसमें लेकिन थोड़ा सा एक चीज ध्यान से देखो, तो ये k बाय m क्या है? व्हाट इज दिस k बाय m? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। सिस्टम की अपनी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो उसका स्क्वायर है। तो लेट ओमेगा नॉट, उसे ओमेगा नॉट बोल देते हैं रूट के बाय एम को, तो ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर है। अच्छा, ये बी बाय एम, ये भी कोई टर्म दिख रहा है मुझको यहाँ पे। अच्छा, इसका यूनिट अगर निकाले बी बाय एम का तो क्या आएगा? इसका यूनिट निकालो या डायमेंशन निकालो तो क्या आएगा? बी के डायमेंशन क्या थी? बी की डायमेंशन क्या थी बताओ? फोर्स की डायमेंशन mlt-2 अपॉन वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, ये थी ना बी की डायमेंशन। तो ये क्या आ रही है? mlt-1। अच्छे से बोला करो देखकर। सॉरी सर, एल नहीं आएगा। यस, mt-1, और यहाँ उसे मास से डिवाइड भी करना है। यस सर, टी इनवर्स T बचेगा। -1। अरे t-1 किसकी डायमेंशन होती है? t-1 किसकी डायमेंशन होती है? Frequency। फ्रीक्वेंसी की होती है। Frequency, तो दिस टर्म इज लाइक फ्रीक्वेंसी, दिस टर्म इज लाइक फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी जैसा टर्म है। तो Yes, इसको sir. भी कुछ मान लेते हैं ना, ये भी कुछ खास टर्म दिख रहा है मुझे, तो इसको भी कुछ मान लेता हूँ। लेट, अच्छा यहाँ बाय 2 लगा के मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ गामा इक्वल टू बी बाय 2 है। इसे मैंने बोल दिया डैम्पिंग, क्योंकि ये बी पे डिपेंड कर रहा था इसलिए डैम्पिंग शब्द लगा दिया। डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग कांस्टेंट। अब आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पर भी डैम्पिंग कांस्टेंट बोला था, यहाँ पर भी मैंने डैम्पिंग कोफिशिएंट बोला था, यहाँ भी बोल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? किताबों में ऐसे लिखा रहता है, कुछ किताब में बी को डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं, कुछ किताब में इसको डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो है ना, किताब वाले अभी कंफ्यूज है इस चीज में। तो हम कैसे बचे ये कंफ्यूजन से? हम कैसे बचे? तो हम बचेंगे बाय रिमेम्बरिंग यूनिट्स, हम बचेंगे यूनिट्स का ध्यान रखकर। वो लोग क्या पूछ रहे हैं हम देखेंगे कि किस यूनिट में दिया है आंसर, यूनिट देखकर समझ जाएंगे कि क्या पूछना चाह रहा था कवि। कवि के जो आशय होता है ना कविता का, वो अपन यूनिट देख के समझ जाएंगे। बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है। तो जब डैम्पिंग रेशो, सॉरी डैम्पिंग कोफिशिएंट पूछा जाए या डैम्पिंग कांस्टेंट पूछा जाए तो बहुत गड़बड़ होती है इसके अंदर। बी को कई बार लोग डैम्पिंग कांस्टेंट बोलते हैं या डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, उसी तरह से इसको भी लोग डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। तो बहुत गड़बड़ होती है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यूनिट देख के समझना है कि किसकी बात चल रही है। क्लियर? इसकी यूनिट मैंने इसलिए बताई थी आपको क्या होती है, और इसकी यूनिट भी इसलिए मैंने निकलवाई है। ठीक है, इसकी गामा की यूनिट क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी वाली, हर्ट्ज में आएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड, है ना? अब ये मैंने बाय 2 क्यों लिया? कोई पूछेगा ये बाय 2 क्यों करा? कुछ कारण है इसका। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो बाय 2 की जरूरत पड़ती है। तो इस इक्वेशन को आप देखो मैं क्या लिख सकता हूं, दिया गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स
with respect to time plus 2 gamma dx by dt plus omega naught square, this was omega naught square into x. ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी मेरे पास, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं ऑन सॉल्विंग, अब सॉल्यूशन तो हमें देखना नहीं है, हम डायरेक्ट याद रख लेंगे वो आता है कुछ a नॉट बोल देते हैं, चलो e टू द पावर माइनस गामा t इंटू साइन ऑफ ओमेगा डैश t प्लस इनिशियल फेज फाई, ओमेगा डैश t प्लस इनिशियल फेज फाई। ये ओमेगा डैश क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी हो गई, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई जिससे सिस्टम एसएचएम कर रहा है। एसएचएम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है हमारी, ओमेगा डैश आ रही है। ओमेगा डैश को अगर हम बताएं ओमेगा नॉट और उसके टर्म में, तो उसकी वैल्यू आती है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये जो इक्वेशन सॉल्व करके आ रही है ये वैलिड तभी है व्हेन गामा वाज लेस देन ओमेगा नॉट। जब गामा ओमेगा नॉट से छोटा होता है तो ये सॉल्यूशन आता है, जब गामा ओमेगा नॉट से छोटा होता है तो ये सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका तरीका आप चाहो तो देख सकते हो, मिल जाएगा कई जगह पर मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट याद रखना। व्हेन गामा इज लेस देन ओमेगा नॉट सॉल्यूशन ये आता है। आ रहा है क्या समझ में, क्या समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये फिर से देखो क्या है, ये एक तरह से देखो x इक्वल टू, ये एक तरह से इफेक्टिव एम्पलीट्यूड है और इनटू एसएचएम वाली इक्वेशन है, तो एसएचएम ही हो रहा है, बट एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है, माइनस गामा टी है यहाँ, तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है। माइनस साइन है ना, तो e की पावर वाला टर्म नेगेटिव साइन की वजह से डिक्रीज होते जाएगा विद टाइम। सो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है और ऐसा एसएचएम प्रैक्टिकली यही होता है। प्रैक्टिकली आप देखो किसी भी ब्लॉक को या कोई भी रॉड वॉड लो किसी को ऐसा हिंज करके मोशन कराओ तो उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होकर वो बीच में रुक जाता है, होता है ना ऐसा? बोलो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड सर। हाँ बोलिए सर वो साइन ओमेगा की पावर में क्या लिखा है, ब्लर आ रहा है थोड़ा सा। साइन ओमेगा की पावर में डैश है, ओमेगा की पावर नहीं है, वो ओमेगा डैश लिखा है, दिस इज ओमेगा डैश, दिस इज ओमेगा डैश, ठीक है। चलो तो सॉल्व करके ये इक्वेशन आती है हमारे पास और एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ऑन डैम्पिंग, डैम्पिंग की वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, वो थोड़ी कम हो रही है, देखो माइनस साइन है बीच में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मतलब टाइम पीरियड बढ़ गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इफेक्टिव टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। इफेक्टिव टाइम पीरियड वो आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा डैश, वो आप निकाल सकते हो क्या आएगा, तो वो थोड़ा बड़ा आएगा। सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिक्रीज हो गई है, इफेक्टिव टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ गया है, तो ड्यू टू डैम्पिंग सिस्टम थोड़ा सा स्लो एसएचएम करता है, एंगुलर टाइम पीरियड बढ़ गया तो थोड़ा स्लो हो जाता है एसएचएम करने में, और धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। अच्छा एम्पलीट्यूड जो आ गया है, अब मैं एक्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं, अगर मैं एक्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं, एक्स वर्सेस टाइम अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ये जो टर्म है सेकंड वाला, ये तो वही हमारा एसएचएम वाला टर्म है, ये साइनसोइडली वेरी करता है, और ये जो टर्म है हमारा, दिस टर्म रिप्रेजेंट इफेक्टिव एम्पलीट्यूड एंड द इफेक्टिव एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो हम एक काम कर सकते हैं, है ना, इसका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करके हुए एम्पलीट्यूड दिखा सकते हैं और इनटू एसएचएम करा देते हैं। तो मैं एम्पलीट्यूड के लिए पहले ना एक लाइन बना लेता हूं जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, ये मैं एक एम्पलीट्यूड की लाइन बना रहा हूं जो एम्पलीट्यूड को कम होते हुए दिखा रही है, और अब इन लाइंस के बीच में एसएचएम करा देते हैं। तो एसएचएम किसी जगह से स्टार्ट हो सकता है, हमें नहीं पता इनिशियल फेज क्या है, कुछ भी हो सकता है इनिशियल फेज, तो ऐसा एसएचएम करा देते हैं। दिस शुड बी द टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फाइनली पार्टिकल धीरे धीरे करके रुक जाता है। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकली आप एक सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ो
तो वो मोशन करते 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 धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता है और रुक जाता है, होता है ना ऐसा? वही हमको Yes, दिख रहा है sir. यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैंने जरूर सॉल्यूशन तो निकाल के नहीं बताया, बट सॉल्व करोगे तो यही आता है, और प्रैक्टिकल जो चीज होती है एग्जैक्टली वो हमें मैथमेटिकली यहाँ मिल जाता है। अच्छा, ये जो सिचुएशंस मैंने बताई थी, मैंने यहाँ लिखा भी था कि गामा लेस देन ओमेगा नॉट है, सबके लिए वैलिड है। जब गामा लेस देन ओमेगा नॉट होता है तो हम बोलते हैं सिचुएशन अंडर डैम्ड है। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? अंडर डैम्ड। अंडर डैम्ड का मतलब हो गया कि गामा ओमेगा से छोटा है, गामा ओमेगा नॉट से छोटा है, मतलब डैम्पिंग कम थी। गामा बी पे डिपेंडेंट था तो बी कम था, जब बी कम होगा तो डैम्पिंग कम होगी। तो डैम्पिंग कम है, बहुत ज्यादा डैम्पिंग नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। पर किसी ने बहुत ज्यादा डैम्पिंग कर दी तो, किसी ने बहुत ज्यादा डैम्पिंग कर दी तो, जैसे मैंने इस पेन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर लिया यहाँ पे, तो इसे टिल्ट करके छोड़ूंगा तो क्या होगा? देखो वहीं रुक गया। आप भी करके देख सकते हो, थोड़ा स्ट्रांगली पकड़ो, स्ट्रांगली पकड़ो तो भैया कहीं भी रोकोगे तो वहीं रुक जाएगा ये तो वो स्ट्रांग डैम्पिंग होगी तो एसएचएम ही नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी लाइट डैम्पिंग करता हूं मैं, हल्का सा होल्ड करता हूं तो एक आध हल्का पुल्का मूव करके बीच में रुक जाता है, ज्यादा एसएचएम नहीं कर पाता। ये दिख रहा है? Yes, sir. ये जो सिचुएशन है इसे बोलते हैं अंडर डैम्प। अंडर डैम्प सिचुएशन में एसएचएम होते रहता है और धीरे धीरे करके रुकता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इफ गामा वाज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर डैम्प। इस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर डैम्प। जब ओवर डैम्पिंग होती है तो सिस्टम एसएचएम ही नहीं कर पाता, वो जहां डिस्टर्ब करो वहीं करीब करीब रुक जाता है, या मीन पोजीशन पे धीरे 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 आके रुक जाता है। अरे पॉइंट समझ में? धीरे धीरे करके मीन पोजीशन पे सिस्टम आके रुक जाता है जब ओवर डैम्प एसएचएम की कंडीशन है। व्हेन गामा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, सिस्टम ओवर डैम्प होता है। अरे पॉइंट समझ में क्या? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, फिर ओवर डैम्प्ड के अलावा एक सिचुएशन और भी कई जगह मिलेगी आपको किताबों में, गामा इक्वल टू ओमेगा नॉट। इस सिचुएशन को बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में क्या होता है? जो मैंने पेन को लाइटली होल्ड करा था ना, और ये हल्का सा एसएचएम करके रुक रहा है, ये थोड़ा सा लाइट पकड़ता हूं मैं, ये हल्का सा एक आध थोड़ा सा ऑसिलेशन हुआ और रुक रहा है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में क्या होता है? ज्यादा एसएचएम नहीं होता, बहुत धीरे धीरे पार्टिकल मीन पे आके रुक जाता है। ओवर डैम्पिंग में क्या होता है? तो बहुत टाइटली पकड़ो तो वो जहां छोड़ोगे वहीं रुक रहा है। ओवर डैम्पिंग में तो मतलब वहीं रुक जाता है। आ रहा है समझ में बात? क्रिटिकल sir. डैम्पिंग है ना। अब ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है अंडर डैम्पिंग वाली, ये तो प्रैक्टिकली मैक्सिमम केसेस ऐसे ही होते हैं, करीब करीब 99% सिचुएशंस में प्रैक्टिकली अंडर डैम्पिंग होती है। ये ओवर डैम्पिंग की सिचुएशन पे हमारे काम की है। हम कई जगह चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसे से एसएचएम ना करते रहे, वो जल्दी से रुक जाए। जैसे आपने देखा होगा कि मॉल्स वगैरह में डोर्स होते हैं, या कई जगह आजकल घरों में भी लोग लगाते हैं ऐसे दरवाजे जो ना अपने जो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं खुलने के लिए, वो खुलते हैं फिर वापस मीन पोजीशन पे आके रुकते हैं। ऐसे देखे आपने? तो Yes, sir. Yes, उनमें Yes, हम sir. ना उनमें कुछ ऐसा ऑपरेटर्स लगा के रखते हैं जो उनको अंडर डैम्प करा के रखे, सॉरी ओवर डैम्प करा के रखे, और ओवर डैम्प करके वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आके रुकते हैं। आप जब उन्हें पुश करोगे दरवाजे को तो हल्का सा ऐसे होके फिर मीन पोजीशन पे आके जल्दी से रुकता है। यस सर, वो Yes, sir. वो तो हाँ, और कार के शॉक अब्जॉर्बर हो गए या बाइक के शॉक अब्जॉर्बर हो गए, उनका भी ऐसे काम है, उनका भी यही काम है। कोई अगर जर्क आया तो उन्हें थोड़ी कार को ऐसे से एसएचएम कराना चाहिए, वहां ओवर अंडर डैम्पिंग थोड़ी चाहिए हमको। कार के जो शॉक अब्जॉर्बर उनमें भी स्प्रिंग होती है, वहां थोड़ी हम चाहते कि ऐसा चलते रहे। बोलो, कार ऐसा जर्क आए तो ऐसा चलते रहे, अच्छा लगेगा हमको? No, डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब एक जर्क आया उसके बाद अपन बैठे बैठे यू हो रहा है ना, डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पर भी हम चाहेंगे कि सिचुएशन ओवर डैम्प्ड हो, सिचुएशन ओवर डैम्प्ड हो। तो शॉक अब्जॉर्बर्स की डिजाइन भी ऐसे करी जाती है कि कार और शॉक अब्जॉर्बर का जो फिर मोशन हो जाए वो कैसा हो? ओवर डैम्प्ड। तो कई सिचुएशन में ये डिजायर्ड होता है ओवर डैम्पिंग। आ रहा है समझ में? yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये अपन ने आज पढ़ा डैम्प्ड एसएचएम के बारे में। डैम्प्ड एसएचएम में होता क्या है? सिस्टम पे एक ड्रैग फोर्स भी लग रहा होता है, बिकॉज ऑफ द ड्रैग फोर्स
सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की कुछ आ जाती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करा मैंने, इसको कन्वर्ट करने के बाद इसका सॉल्यूशन हमको डायरेक्ट याद रखना है। इसका सॉल्यूशन ये आ जाता है। इस सॉल्यूशन में ऐसा हो रहा है कि भाई एम्पलीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है और सिस्टम एसएचएम कर रहा है। सिस्टम की डैम्पिंग के साथ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है वो बदल जाती है, वो याद रखना आपको क्या आ जाती है। और ये इससे टाइम पीरियड एक्चुअली क्या बढ़ रहा है। अंडर डैम्प, ओवर डैम्प क्या होता है ये भी अपन को पता होना चाहिए। इसमें कभी कभी लोग एनर्जी के बारे में भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं उसमें एनर्जी के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो एनर्जी एसएचएम की कैसे वेरी करती है, हमने एनर्जी ऑफ एसएचएम पढ़ा है। एनर्जी इन एसएचएम, जब टोटल एनर्जी आती थी एसएचएम की, याद करो वो हाफ के ए स्क्वायर आ गई थी। यस जब सर। एसएचएम होता था स्प्रिंग मास सिस्टम का, जब मैंने देखा था हाफ के ए स्क्वायर आती थी टोटल एनर्जी, कांस्टेंट आती है और ए इफेक्टिव यहाँ बदल रहा है। तो एनर्जी इन डैम्प्ड एसएचएम, एक काम करता हूँ इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ ना। डैम्प्ड एसएचएम में एम्पलीट्यूड जो है वो बदल रहा है, ए नॉट ए की पावर माइनस गामा टी लिख दिया उसको मैंने। तो हाफ के ए नॉट स्क्वायर ए की पावर माइनस 2 गामा टी। इस तरह से हमारे पास एनर्जी टाइम के साथ बदल रही होगी, है ना। तो एनर्जी का टाइम के साथ यहाँ पे डिक्रीमेंट होते जाता है, किस तरह से हो रहा है वो भी इक्वेशन आ गए हमारे पास। तो इसमें क्वेश्चन इन सब फॉर्मुलेस पे आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, डैम्प्ड एसएचएम हो रहा है, एम्पलीट्यूड टी इक्वल टू 0 पर ए नॉट था, 5 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई 2 है। तो बताओ इसका डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है इन हर्ट्ज। डैम्पिंग कोफिशिएंट इन हर्ट्ज बताओ, मतलब गामा निकालना। डैम्पिंग कोफिशिएंट इन हर्ट्ज मतलब गामा, डैम्पिंग कोफिशिएंट या कांस्टेंट ये गामा होता है हर्ट्ज में। तो आपको गामा पूछ लिया क्वेश्चन में, तो कैसे निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड शुरू का दे दिया है और 5 सेकंड बाद का दे दिया है, तो 5 सेकंड बाद का जो एम्पलीट्यूड है उसकी ये इक्वेशन लगा लेना एम्पलीट्यूड की। आया समझ में। गामा की वैल्यू से गिवन होती है या बी गामा बाई 2 है? क्वेश्चन में हो सकता है दिया, हो सकता है निकालना हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो तो, ओके सर। है ना। जैसे अभी जो मैंने आपको बोला कि एम्पलीट्यूड टी इक्वल टू 0 पर ये है, 5 सेकंड बाद ये हो गया, इसमें मैं गामा ही पूछ रहा हूँ आपको, इसमें गामा की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ मैं, समझे। यस आ रहा सर। है, ओके वेरी गुड। तो अब इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, सारे फॉर्मूले अगर आते हो तो बस आ जाएंगे क्वेश्चन। तो थ्योरी इतना अपन को याद रखना है डैम्प्ड एसएचएम की। चलिए, तो अपना डैम्पिंग वगैरह भी कंप्लीट हो गया, फोर्स्ड ऑसिलेशन बच रहा है अपना भी पढ़ने का। पर एक दिन में दोनों पढ़ ले तो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है लेक्चर, तो इसलिए ना आज अपन यही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। यस है ना। हाँ, आज के दिन इतना आप पे जुल्म काफी है, ठीक है। यस सर। ओके, चलो तो अब अपन नया चीज स्टार्ट करते हैं। अपना डैम्पिंग वगैरह सब हो गया, तो एचएचएम का अब आप मॉड्यूल पूरा करो बच्चों। मैंने डिसाइड करा था शायद फ्राइडे को अपन क्लास करेंगे, याद है? यस सर। है ना। यस सर। हाँ, फ्राइडे को अपन पूरा डिस्कशन वगैरह करने तो वाले हैं। राइट साइड रफ मत करना। ठीक 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 ठीक। कल है सर। हाँ कल, ठीक है। और टाइम मैं बता देता हूँ अभी से ही, कितने बजे, 5 o'clock रखते हैं। चलेगा 5 o'clock? ओके सर। ओके सर। टाइम 5 o'clock। मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप पे एक बार, है ना, 5 o'clock। और लिंक तो वही रहेगी अपनी हमेशा। सर उसमें sir. क्या एसएचएम की रेस होगी? एसएचएम की रेस और मॉड्यूल और डब्ल्यूपी का कुछ बचा है तो सब जो भी बचा है सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। अब एसएचएम के बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर इस पे एक एग्जांपल करवा दीजिए ना आप डैम्प्ड ऑसिलेशन पे। बहुत आसान है, अभी बोला तो था मैंने। T0 पर एम्पलीट्यूड ए है, 5 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई 2 है। T0 पर एम्पलीट्यूड ए है, 5 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई 2 है। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालो इन हर्ट्ज, करो। T0 पर एम्पलीट्यूड ए है, 5 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई 2 है, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालिए। आया? इफेक्टिव एम्पलीट्यूड
इफेक्टिव एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है हमारे पास? इफेक्टिव एम्पलीट्यूड ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी। शुरू में ए नॉट है और 5 सेकंड बाद आपको बोला है ए नॉट बाय 2 है। तो यहां से क्या समझ में आया मुझे? बोलो। ई की पावर गामा 5 इक्वल टू होना चाहिए 2, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो गामा इंटू 5 इक्वल टू ln2। तो गामा कितना हो गया? ln2 बाय 5। ln2 की वैल्यू याद होना चाहिए 0.693 होती है। आंसर आया? आया ना? कुछ तो बोलो। आया नहीं आया? कुछ तो बताओ। आ गया सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, तो क्वेश्चन तो बहुत मतलब जैसा अभी लगा ना, सिर्फ फॉर्मूला लगा के आ गया, ऐसे क्वेश्चन होते हैं देखो इसमें। ठीक है, मतलब हमें बस एक बार थ्योरी पता होना चाहिए तो क्वेश्चन इसका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? और करे क्या क्वेश्चन? आप क्लियरली बोलो, आया नहीं आया? सर ब्लर हो रहा है सर। ब्लर हो रहा है? यस, मेरे पास भी लिखा आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। जस्ट सेकंड। ओके बच्चों, तो डैम्पिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत थ्योरी अगर थ्योरी आती हो तो बहुत आसान रहते हैं, तो थ्योरी आना जरूरी है बस उनके लिए। ठीक है, तो थ्योरी याद रहेगी तो सब हो जाएगा। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th में थोड़ा पोर्शन। कौन सा है? हाँ बोलिए। वो जो टॉपिक बचा है एसएचएम में, वो कौन सा बताया आपने? फोर्स्ड ऑसिलेशन। ओके फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। और एक्चुअली वो जेई मेंस के लिए ही पढ़ना है हमें। ये डैम्प्ड एसएचएम भी सिर्फ जेई मेंस में आता है, एडवांस में नहीं आएगा। तो एडवांस में नहीं आता है ना, इसलिए सिर्फ इनका थ्योरी आती हो तो ही सफिशिएंट होता है। ओके, सो आप लोगों का उधर रोटेशन खत्म होने के बाद सर शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कराएंगे। करा दिया क्या सर Yes, ने? sir. अभी नहीं हुआ सर। अभी नहीं नेक्स्ट हुआ है, ठीक है। लेक्चर अभी। नेक्स्ट लेक्चर में सर करा देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर उधर कंटिन्यू कराएंगे और मैं जब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी इधर करा दूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करा रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर में जरूरत पड़ती है इसकी। तो सर्किट सॉल्विंग की टेक्निक अगर हम सीख ले यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो कैपेसिटर में फिर वो रिपीट होती है तो आसान हो जाता है आपके लिए। तो आपका टाइम थोड़ा सा सही तरह से हो जाए कंज्यूम, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगे, चीजें अननेसेसरी रिपीट ना हो और कम समय में अपन ज्यादा चीजें अच्छे से समझ ले। इसके लिए हमने ऐसा प्लान करा है कि पहले इधर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी साथ में चालू करा दूंगा, सर उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कराएंगे। ठीक है, चलो। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हम किसी भी मटेरियल में जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल में हो सकता है कि चार्जेस फ्लो करे। अब जो पूरा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें जो वर्ड में यूज कर रहा हूं, जैसे चार्ज यूज करा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करी, ये सब आपके लिए आसान होता है अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हुए हो। वो आपका अभी चालू होने वाला है, लेकिन कुछ तो आपको 12th का याद होगा। बताइए। Yes, sir. रिपीट कर। हाँ, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे कई सारे ऐसे वर्ड यूज करने वाला हूँ जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने बोला चार्ज, जैसे अभी बोला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सारे वर्ड है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाते हैं। वो अभी हुआ नहीं आपका, पर इन वर्ड से फेमिलियर तो होंगे ना आप। ये सब अपने 12th में तो पढ़ा है ना, Yes, sir. है ना? तो अगर बीच Yes, में कहीं sir. भी लगे आपको कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो प्लीज बता दीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि वर्ड आपको आते। ठीक है, सो व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की। क्या है चार्ज? बोलो। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज की वजह से सिस्टम्स में या मैटर के आसपास हमें कई सारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी का एक एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, किसी स्पेस में कोई चार्ज रखो तो उसे फोर्स करने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी स्पेस में कोई चार्ज रखो तो उसे फोर्स करने लगता है। कितना फोर्स लगता है बताओ? क्यू। वेरी गुड, है ना? तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ लिख दिया मैंने उसे शॉर्ट में, वो आता है क्यू इंटू ई। अगर चार्ज का अमाउंट आपने क्यू लिखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट आपने ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करा है तो क्यू ई का फोर्स लगता है। ठीक है, आपको आता है अच्छे से, वेरी गुड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता है, और आई माइट से कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, दोनों एक दूसरे को क्रिएट करते हैं। इफ देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस, देयर मे बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। क्या रिलेशन होता है इनका? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। फाइनल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये हमारा रिलेशन आता है। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से लिखते हैं। ये एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आया है। बेसिकली हमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े थे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगता है यूनिट चार्ज पे, यूनिट अगर Q को 1 ले लिया यूनिट चार्ज पे, वो E होता है। तो ये यूनिट चार्ज पे वर्क है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये वर्क है। वर्क का नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद करो, WP में पढ़ा है अपन ने। यस सर। तो ये फोर्स है, E वेक्टर फोर्स होता है यूनिट चार्ज पे। Q को 1 ले लो तो फोर्स हो जाएगा E, सही बात है क्या? Q को 1 ले लो तो फोर्स हो जाएगा E, सही बात है क्या? Yes, sir. यस सर। ना? Yes, तो sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज डॉट डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन, ये हो गया वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन यूनिट चार्ज। माइनस साइन लगाया तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे डिफाइन करते थे, याद करो अपन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का Yes, चेंज sir. होता था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके वर्क का नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पर यहाँ पे यूनिट चार्ज का वर्क लिया है इसलिए यहाँ सिर्फ पोटेंशियल बोलते हैं। यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पोटेंशियल कहलाता है। यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर रिलेटेड। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इफ E वेक्टर इज कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन सिर्फ S वेक्टर बोल देंगे। भाई कांस्टेंट है तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेट करके ही आ जाएगा। ठीक है? और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इफ E वेक्टर एंड S वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उनका? जस्ट मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ES हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट S अमाउंट का है तो माइनस ES। माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। डेल्टा V नेगेटिव मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। आ रहा है क्या समझ में ये? यस सर। यस सर। है ना? प्लीज रिप्लाई करते रहो, क्योंकि कई बार बीच में आपकी आवाज नहीं आती ना, तो मुझे लगता है कि नेट तो दिक्कत नहीं हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बताया पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है? तो ये सब चीजें बेसिकली आपके लिए बहुत आसान होती है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया होता। मैं थोड़ा शॉर्ट में चीजें बता दे रहा हूं जो मुझे रिक्वायरमेंट है उन सब चीजों की, है ना? अब मटेरियल्स में अगर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, हर मटेरियल एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब से मिलकर बना होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिससे एटम बनता है, और एटम्स के कोलैबोरेशन से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो सभी मटेरियल्स में कहीं ना कहीं अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है, कहीं ना कहीं अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, मतलब चार्जेस है। मटेरियल के अंदर चार्जेस होते हैं, और अगर मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, तो इन चार्जेस का फ्लो हो सकता है, बिकॉज चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है।
अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस साइन आने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेस में हम चार्ज को रखते हैं तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे अपोजिट लगेगा। क्या ये क्लियर है हमको? यस सर। है ना? यस तो सर। हम उस समय जब ये सब धीरे धीरे डिस्कवर हो रहा था, हमें पता चला कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि ना एक कंटेनर लो, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डालो, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालो, तो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करके किसी मटेरियल में लगा दिया, कोई आयरन का वायर ले लिया या कॉपर का वायर ले लिया या एल्यूमिनियम का वायर ले लिया या किसी और मटेरियल का बना हुआ वायर ले लिया, उस वायर को इलेक्ट्रोड्स के बीच में जोड़ दिया, तो वायर में बिकॉज ऑफ दोस इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि सम सब्सटेंसेस कुछ तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा सकते हैं। दोस पोटेंशियल डिफरेंस जो वहां क्रिएट होता है, सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स वगैरह पढ़ेंगे, आप वहां सीखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी मटेरियल के अक्रॉस अगर हम लगा दें, मटेरियल के अक्रॉस हम लगा दें, मटेरियल के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, तो मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मटेरियल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर चार्जेस से फोर्स लगेगा। साथ में हो मेरे? यस यस सर। सर। यस सर। किसी मटेरियल के एंड पर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दे बाय सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, आप वहां पढ़ लेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। सेल्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं। सेल ऐसे डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराते हैं। तो हमारे पास सेल होते, सेल से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है हमको। तो हमने क्या करा, कुछ सेल लिया, सेल्स में हमेशा 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमें जो मटेरियल में टेस्टिंग करना थी उसको कनेक्ट कर दिया। जिस मटेरियल को टेस्ट बैटरी करना है क्या इतना बड़ा सेल सर? हाँ, तो बैटरी सेल एक ही तो बात होती है, मतलब ओके सर। है ना। बैटरी इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी Yes, इज sir. कॉम्बिनेशन। तो कोई सेल है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, उन इलेक्ट्रोड के बीच में मुझे किसी मटेरियल को चेक करना था उसमें करंट आता है कि नहीं आता है, तो मैंने क्या करा, उस मटेरियल को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इन इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड होता है, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सेल की प्रॉपर्टी है कि उसके इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में लग गया, तो वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इफ देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मटेरियल के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर के चार्जेस से फोर्स लगेगा, चार्जेस से फोर्स लगेगा तो अंदर अगर कोई फ्री चार्ज है जो मूव कर सकता है तो मूव करेगा। फोर्स लगने से चार्ज जरूरी नहीं कि मूव करे, वो फ्री टू मूव होना चाहिए। तो इफ इट इज फ्री टू मूव देन इट विल मूव। बात समझ में आ रही है? यस सर। सर व्हेन इट विल बी फ्री टू मूव? हाँ, वो अपन बात कर लेंगे, अलग चीज है वो चीज डिस्कस करना। अगर मटेरियल में चार्जेस है फ्री टू मूव, तो फ्री टू मूव है तो मूव कर जाएंगे, बिकॉज देयर विल बी अ फोर्स ऑन दिस चार्जेस ड्यू टू विच मटेरियल में चार्जेस का फ्लो दिखने लगेगा, एंड दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। दैट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो फाइनली अपन करंट क्या होता है वो समझने की पोजीशन पे आ चुके हैं। जो मेरा मेन एम था करंट क्या होता है समझाना। करंट is rate of flow of charge. What is current? It is rate of flow of charge. किसी भी मटेरियल में सपोज ये कोई पाइप जैसा कोई मैंने सिलिंड्रिकल वायर दिखाया आपको, सपोज ये कोई वायर जैसा दिखाया मैं, इसे मान लो चार्जेस थे, पॉजिटिव आयंस थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी थे। सपोज ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स है दीज आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, और जो मैंने एक सर्कल बना के बीच में प्लस लगाया है ये पॉजिटिव आयंस है। मान लो मटेरियल के अंदर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज्ड है। मटेरियल में अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो ये मूव कर सकते हैं, हो सकता है ये पॉजिटिव आयंस इधर की तरफ मूव कर रहे हो सकता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हो। मोशन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि
प्लस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, माइनस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यहाँ माइनस होगा तो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो प्लस चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस दोनों मूव कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ड्यू टू विच अगर मैं मटेरियल का एक क्रॉस सेक्शन देखूं, तो मुझे हो सकता है कि यहाँ से चार्जेस फ्लो होते दिख रहे हैं, मुझे हो सकता है यहाँ से चार्जेस फ्लो होते दिख रहे हो, सही है क्या? जो चार्जेस यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, कितने फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितने फ्लो कर रहे हैं वो निकाल लो, उसे कैसे करें। यहां से कुछ अगर मुझे चार्ज का फ्लो दिख रहा है, सपोज Q चार्ज इज फ्लोइंग इन T टाइम, देन वी डिफाइन कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है, उसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, and that current is defined as charge flowing per unit time. This is how current is defined. चलो, करंट की डेफिनेशन समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, yes, very सर good. चार्ज का मोशन आपने अभी इस डायरेक्शन में बताया है, पर हाँ। दूसरी साइड भी हो सकता है ना सर? अरे देखो, अपना एम अभी करंट समझना है, ठीक है? करंट क्या है ये समझने पे बस ध्यान दो, क्यों क्या हो रहा है इन चीजों को अपन धीरे धीरे सीख लेंगे। मेरा एम सिर्फ बताना है अभी करंट, ये तो मुझे बताना पड़ गया, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होता है, ये मैं बताता ही नहीं अगर सब पढ़ा हुआ होता तो, ठीक है? मैं तो सीधा करंट की डेफिनेशन से चालू करता आज। सो थोड़ा बहुत मैंने पुराना बताया ताकि एक हल्का फुल्का आइडिया दे सकूं, बट प्लीज वेट, हम धीरे धीरे सब समझ लेंगे। अभी हमको मेन जो चीज पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए सिर्फ। व्हाट इज करंट? अगर किसी मटेरियल में से कुछ चार्ज आपको फ्लो करते दिख रहे हैं, हो सकता है अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है अंदर पॉजिटिव चार्जेस हो, और वो फ्लो कर रहे हो, किसी भी वजह से फ्लो कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, अभी उसको पे ध्यान मत दो, वजह पे ध्यान मत दो, किस वजह से फ्लो कर रहे हैं, डायरेक्शन पे ध्यान मत दो, बस ये समझो कि अगर फ्लो कर रहे हैं तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मुझे कुछ चार्ज दिखता हो सकता है, दिख रहा हो फ्लो करते हुए कुछ टाइम में, बस करंट डिफाइन करते हैं चार्ज बाय टाइम। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, है ना? सो व्हाट इज करंट? करंट समझना है हमें। व्हाट इज करंट? इफ देयर इज सम फ्लो ऑफ चार्ज बाय सम रीजन, वो रीजन अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बस इंपॉर्टेंट है अगर कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, इस रेशियो को बोलते हैं करंट। दिस इज हाउ करंट इज डिफाइंड। ये एम है हमारा करंट समझना। अब चार्ज और टाइम दोनों क्वांटिटी स्केलर होती है, बताइए? Yes, sir. तो Yes, इनका sir. रेशियो भी स्केलर ही आएगा, सो दिस शुड बी स्केलर क्वांटिटी, है ना? दिस शुड बी स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। पर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, देखो मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया से देखा था कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो तो या तो एरिया से बाहर या एरिया से अंदर, ऐसे दो डायरेक्शन में जा सकता है ना, बताओ? Yes, sir. क्रॉस सेक्शन Yes. एरिया से चार्ज के जाने की डायरेक्शन दो पॉसिबल है, या तो इधर जा रहा हो या उधर जा रहा हो। इस हिसाब से हम करंट की डायरेक्शन भी दिखाते हैं। तो इट इज अ स्केलर, बट वी कैन शो in which direction charges are flowing. करंट स्केलर है, करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो रेशियो ऑफ स्केलर बाय स्केलर स्केलर आएगा, दो स्केलर क्वांटिटी का रेशियो भी स्केलर आएगा। तो करंट तो स्केलर है, पर किसी एरिया से इधर चार्ज जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसी दो डायरेक्शन दिखा सकता हूं मैं, इसीलिए हम इसकी डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। डायरेक्शन दिखाने का मतलब ये मत सोच लेना ये वेक्टर, ये स्केलर ही, वेक्टर नहीं है। कोई आपसे बोले कि प्रूव करो वेक्टर नहीं है, तो हम वेक्टर के जो लॉज होते हैं ना उनसे प्रूव कर सकते हैं कि ये वेक्टर नहीं है। क्या लॉ होते हैं वेक्टर के? अगर दो वेक्टर्स है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो इनका एडिशन जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आता है उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। दो वेक्टर है मेरे पास इन दो डायरेक्शन में,
तो इनका रिजल्टेंट जो आता है उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। करंट में ऐसा नहीं होता, करंट वो फॉर्मूला फॉलो नहीं करता। करंट में ऐसा नहीं होता कि अगर 2 एम्पेयर इधर और 2 एम्पेयर इधर 90 डिग्री पे मान लो तो 2√2 हो जाएगा। वेक्टर होता तो 2√2 होता, पर करंट 4 होता है, समझे। यस सर। दो Yes, sir. 90 डिग्री के वायर्स में अगर करंट 2 एम्पेयर है तो रिजल्टेंट करंट 4 एम्पेयर जाता है वायर में, वहां 2√2 नहीं होता, वेक्टर होता तो 2√2 होता। Yes, sir. तो मैंने ये पॉइंट समझाया आपको कि करंट स्केलर है, ऑल्दो वो स्केलर है पर उसकी हम डायरेक्शन दिखाते हैं। क्या क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए सेकंड पॉइंट यूनिट क्या होगी इसकी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यूनिट क्या होगी? कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकंड। पर एसआई में कूलम पर सेकंड को हमने स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लिया है। 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर। Yes, sir. एम्पियर को केवल कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आप चाहो तो पूरा एम्पियर लिख सकते हो, AMPERE एम्पियर। सो 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे तो हम बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यूनिट होती है इसकी एसआई में 1 एम्पियर इन एसआई। अब इसकी सीजीएस यूनिट आप पूछ सकते हो, तो सीजीएस में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है। सीजीएस यूनिट जो होती है ना उसमें 2 तरह की यूनिट चलती है। हम चार्जेस को मेजर करने के लिए 2 तरह की डिफरेंट यूनिट यूज करते थे, EMU इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। EMU एंड ESU 2 तरह की सीजीएस यूनिट चलती है, EMU और ESU। EMU जो यूनिट होती है उसमें चार्ज मेजर होता है एब कूलम में, AB कूलम, इस तरह से चार्ज मेजर करते हैं। और 1 एब कूलम वो होता है अपना नॉर्मल जो एसआई का कूलम है ना उसका 10 टाइम। 1 एब कूलम इज 10 कूलम। ESU यूनिट में देखिए तो वहां स्टेट कूलम यूज होता है। 1 स्टेट कूलम करीब 10 टू पावर 300 into 10 पावर -3 ऐसा कुछ नंबर आता है, मेरे को एग्जैक्ट अभी भूल रहा हूं मैं। कैन यू चेक इट? आप उसे खुद चेक कर सकते हैं क्या? यहाँ पे जो नंबर आता है करीब 3 into 10 पावर -3 जैसा कुछ नंबर रहता है, या 1/300 जैसा कुछ नंबर आता है। आप चेक कर सकते हो क्या खुद से? कर लोगे? यस सर। है ना। तो ये नंबर प्लीज आप चेक कर लेना है, स्टेट कूलम का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये जो दोनों यूनिट है सीजीएस में 2 तरह की यूनिट होती है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को याद भी नहीं रहती है, भूल जाते हैं। तो सीजीएस यूनिट हमारे कोर्स में ही है, ये बहुत अच्छी बात है कि सीजीएस यूनिट हमसे नहीं पूछा जाएगा स्टैंडर्ड एग्जाम में, पर किताबों में आपको मिल जाएगी इसके बारे में क्वेश्चन, तो आप इसलिए एक बार जरूर पढ़ लेना कि इनमें क्या रिलेशन होता है। बाकी एग्जाम्स में हमको नहीं पूछा जाएगा EMU और ESU के बारे में। अब EMU में 1 एब कूलम 10 कूलम होता है, तो EMU में जो करंट का यूनिट होता है which is 1 एब एम्पियर, it is equal to 10 एम्पियर। 1 एब एम्पियर is equal to 10 एम्पियर। 1 एब एम्पियर equal to 10 एम्पियर। आ रहा है समझ में? सर 3 into 10⁹ कूलम। 3 into 10 power 9 यस सर। ये -9। नो सर 9। नहीं है सर सर। -9 सर। हाँ बड़ा नहीं छोटा होता है ये यूनिट। यस सर। सर 3.3 into 10 की पावर -10 आ रहा है सर गूगल पे। 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 3.3 into 10 power -10। Yes, sir. हाँ एक्चुअली इन्होंने उल्टा देख लिया, फिर इसका मतलब उन्होंने जो देखा होगा वो ऐसा होगा कि 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 power 9 स्टेट कूलम। यस सर। हाँ ये रिलेशन होता है, सही। और इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पे करीब 0.33 आ जाएगा इंटू 10 पावर -9, जिसको आप लिख सकते हो Yes, 3.3 10 पावर -10। यस, तो मेरे को भी करीब यही आता, 3 into 10 पावर 9 समथिंग कुछ, मेरे को 3 पावर में याद गलत था बस। चलो, तो ये रिलेशन होता है इनका। अब ये जो दोनों यूनिट है ना हमारे कोर्स में नहीं है, हमको वही नहीं पूछेगा एसआई में, इसके बारे में हमें एग्जाम में इन पे क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी आप याद रखो तो अच्छा है। 1 एम्पियर इक्वल टू 10 एम्पियर हो जाएगा, और 1 स्टेट एम्पियर, यहाँ पे स्टेट एम्पियर बना लेना तो आ जाएगा दिस नंबर, ये वाला नंबर इनटू रिलेशन लिख देना,
1 एम्पियर, दोनों तरफ सेकंड से डिवाइड कर दो तो 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर। इस तरह का रिलेशन बना सकते हो। चलो, तो ये यूनिट वगैरह याद रहेगी, बोलो। Yes, sir. यस सर। चलिए, Yes, तो sir. करंट स्केलर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट्स वगैरह कुछ देखिए अपन ने। करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमने एसआई सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया है, और बाकी सारी क्वांटिटी इनसे डिराइव होती है, ये अपन ऐसा मान के चलते हैं। तो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी ली गई है उसमें करंट भी है। जो डायमेंशंस हम रिप्रेजेंट करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि करंट की डायमेंशन क्या है, तो करंट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन इंडिपेंडेंट होगी। द डायमेंशंस ऑफ करंट इज इंडिपेंडेंट, इट इज ओनली ए। उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। आ रहा है समझ में? डायमेंशंस Yes, ऑफ sir. करंट इज जस्ट ए। चलो, तो अपना क्योंकि ऑफिशियल टाइम भी हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सोचता हूँ कि यहीं रुकते हैं अपन। हमने क्या पढ़ा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में? व्हाट इज करंट, ये समझाने की कोशिश करी मैंने। करंट क्या होता है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर किसी भी जगह से आपको चार्ज फ्लो होते दिख रहे तो आप बोलेंगे वहां से करंट फ्लो हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं आपकी तरफ ये कैमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूँ हर एक सेकंड में, एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूँ हर एक सेकंड में, तो कितना करंट जा रहा होगा इस कैमरे में, बताओ? 1 एम्पियर। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। मैं एक एक चार्ज सेकंड ऑफ में अ कूलम। एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूँ इसकी तरफ, एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूँ इसकी तरफ एक एक सेकंड में, तो कितना करंट जा रहा होगा? 1.6 into 10 to the minus Yes, sir. 19 कूलम coulomb पर per second. एम्पियर, इलेक्ट्रॉन। एम्पियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। चार्ज जो मैंने बोला, कितना चार्ज फ्लो करा रहा था मैं? 1.6 10 to the minus 19 कूलम का चार्ज फ्लो करा रहा था। कितने टाइम में बोला मैंने? एक सेकंड में, तो कूलम बाय सेकंड है तो एम्पियर हो जाएगा। इतना करंट आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। चलो, मान लो मैं आपकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन फेंकूं और उधर कैमरे के अंदर से कोई मेरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है। मैं एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूं, उधर से कोई एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, एक एक सेकंड में हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं, तब करंट क्या आएगा? 0. जीरो। बिल्कुल सही बात, क्योंकि नेट में तो चार्ज जीरो हो जाएगा ना। यस सही बात Yes, है sir. है ना? चलो, Yes, sir. मैं मान लो कि एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूं एक सेकंड में, वहां से एक प्रोटॉन फेंका जा रहा है हर एक सेकंड में। मैं इधर से इलेक्ट्रॉन फेंक रहा हूं, उधर से मेरे पास प्रोटॉन आ रहा है, तब करंट क्या आ जाएगा? तो डबल 2 उसका into जो 1.6 2 10 into to the 1.6 10 to the minus 19. 19 एम्पियर हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्यों डबल क्यों करा? करंट की डायरेक्शन सेम है। हाँ, करंट की डायरेक्शन सेम होगी ना। नहीं, एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था ना, उसकी वजह से चार्ज उधर नेगेटिव गया, प्रोटॉन इधर आया तो उसके से पॉजिटिव चार्ज इधर आया। नेगेटिव चार्ज का इधर जाना इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज का इधर जाना। तो इलेक्ट्रॉन के उधर जाने की वजह से भी मुझे इधर की तरफ एक चार्ज आता दिख रहा है असल में पॉजिटिव, और प्रोटॉन के इधर आने से भी इधर ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इन दोनों की वजह से नेट में इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 2 into 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का पर सेकेंड। सो जैसा आपने अभी मुझे आंसर दिया, तो इसी पॉइंट को मैं अगला बताने वाला था कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज से अपन करंट डिसाइड करते हैं। जैसा आपने अभी करा, Q जो होता है वो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना अगला पॉइंट लिखने वाला था, आपने ऐसे बता दिया। वेरी गुड। तो आज अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट स्टार्ट करा है, नेक्स्ट क्लास में इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, करंट के बारे में और भी चीजें लिखेंगे। और आज अपन ने डैम्प्ड एसएचएम वगैरह पढ़ा। डैम्प्ड एसएचएम पूरा याद रखने का बच्चों, इसको याद रखिए। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होंगे, रेस में कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो करिए, जो हाथ से आपको क्वेश्चन मिले वो करिए इसके ऊपर। ठीक है, एसएचएम पूरा हो गया है, उसके क्वेश्चन करिए, और कल अपन मिलने वाले हैं डाउट डिस्कशन के लिए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, Yes, sir. वेरी गुड, है ना? सो मैं